ये बड़ी हो या छोटी दोस्तों, हमेशा विनाश का कारण बनती है। क्योंकि आप सबको पता है, नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, नाव को डुबा ही देती है। तो आइए हम लोग चलते हैं एक नए सेशन की ओर। जैसा कि हम लोग हमेशा चल रहे हैं एसएससी जीडी का प्रैक्टिस की ओर, जो किस तरह से प्रश्न बनते हैं और सॉल्यूशन भी देख ही रहे हैं आप लोग। वन बाय वन करके हम लोग देने का प्रयास कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन तो आप सब जानते हैं कि 50 है, लेकिन इससे फैक्ट जो है आप लोग को कम से कम 150 से 200 मिलेंगे। ठीक है, आइए पहले एक एक प्रश्न देखने का प्रयास करते हैं और इससे कितने सारे फैक्ट बन सकते हैं वो आप देखेंगे और आगे भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले देखते हैं। कह रहा है कौन सा मौलिक अधिकार निवारक निरोध प्रतिपादित होता है। कौन सा मौलिक अधिकार निवारक निरोध द्वारा प्रतिपादित होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? स्वतंत्रता का अधिकार। क्या होगा? स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, बट इससे कम से कम इस प्रश्न से आपको 6 से 7 प्रश्न और भी बनेंगे। ठीक है, और उसको समझने का भी प्रयास करेंगे हम लोग। ठीक है ना। मौलिक अधिकार देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसको अडॉप्ट किया गया कहां से? इसको लिया गया है अमेरिका से। कहां से अडॉप्ट किया गया है? अमेरिका से इसको अपनाया गया है। ठीक है, सेकंड चीज क्या है? सेकंड क्वेश्चन क्या है कि हमारा ये भाग मौलिक अधिकार भाग कितना में है? तो भाग 3 में है। ठीक है, और मौलिक अधिकार जो दोस्तों ये व्यक्तियों के लिए पर लागू होता है, यानी कि हम सब लोगों पर लागू होता है। जितने भी भारत के नागरिक हैं उन सब पे यह हक लागू होता है। ठीक है, बट प्रश्न जो हमें बनते हैं, फिलहाल हम ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं तो उसको थोड़ा थोड़ा देखते हम लोग चलेंगे। सबसे पहली बात, समानता का अधिकार जो दोस्तों ये कितना वर्णन किया गया? 14 से लेकर के 18 तक में दिया गया है। ठीक है, कितना? 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार जो है दोस्तों ये कितना है? 25 से लेके 28 तक इसकी चर्चा है, जो कि धार्मिक स्वतंत्रता है। ठीक है, शोषण के विरुद्ध है, कितना है? तो आर्टिकल 23 है। कितना? 23 है। संवैधानिक उपचार ये कितना में है? तो आर्टिकल 32 ने। बाबा साहब अम्बेडकर ने 32 को संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, किसको? 32 को भारतीय संविधान की आत्मा किस आर्टिकल को कहा गया है? तो आर्टिकल 32 को कहा गया है। लेकिन एक बात बताइए, समानता का अधिकार यानी कि कह रहा राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, एक एक चीज को हम समझते चलेंगे। ठीक है, दूसरी चीज 15 क्या है? धर्म जाति, धर्म जाति निषेध, इसको देख लेते हैं। उसके बाद 16 में क्या है? लोक नियोजन, लोक। क्या कहा गया है? अनटचेबिलिटी, यानी छुआछूत। ठीक है, आर्टिकल 23 क्या कहता है? शोषण के विरुद्ध, यानी कि कोई भी बच्चे को आप सरकारी कारखाना या कोई भी कारखाना में आप 14 वर्ष से कम बच्चे को आप उसमें काम नहीं करा सकते। अगर आप कराते हैं तो आप कानून और संविधान का घोर अपमान कर रहे हैं। ठीक है, ससुरा यही समझ में नहीं आता है कि समानता का अधिकार हम सब व्यक्तियों को दिया गया है कि सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करना है, लेकिन कहाँ व्यवहार होता है बढ़िया से? कभी देखे हैं? पढ़े लिखे आज के लोग भी क्या होते हैं, इस चीज से वंचित रह जाते हैं। समानता का अधिकार सबके साथ समान व्यवहार करना, आज भी ऊंच नीच देखने को मिलता है। बड़े और बड़े होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। वो अपने एटीट्यूड में रहते हैं और इस चीज को मतलब जो नीचे लोग लगते हैं, जिनके औदा जिन पैसों में आर्थिक इकोनॉमिकल कंडीशन उनका खराब रहता है, उन सब के साथ आज भी देखिएगा तो बहुत सारे भेदभाव होते हैं। जैसे कहते हैं ना कि शहर में जातिवाद होता बहुत है बट दिखता नहीं है। ठीक है, अगला देखेंगे 15, यानी कि धर्म जाति निषेध। इस सब के कोई भी व्यक्ति कोई धर्म से हो उससे हमको भेदभाव नहीं करना है। कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति से उससे धर्म से विरोध नहीं करना है। लेकिन कहाँ आजकल फॉलो होता है? आजादी कितना साल बीत गया ससुरा, फिर भी समझ में नहीं आता है कि जातिवाद खत्म काहे नहीं होता है। खासकर बिहार यूपी जैसे राज्यों में तो और भरे पड़े हैं। लगभग 77-78 साल होने जा रहे हैं आजादी को लेकर के, लेकिन आज तक इस चीज का उन्मूलन हमें देखने को मिलता है। इस चीज का हनन अभी तक हो रहा है जातिवाद का। कोई बोल रहा है कि हम राजपूत, कोई बोल रहा है कि हम यादव, कोई बोल रहा है हम भूमियार, कोई हम कुशवाहा, कोई हम फलना, कोई हम ढकना। यही में मरो
और नेता क्या करते हैं, ये सब गेम खेलते हैं। वोट बैंक सबसे बड़ा क्या है बिहार और यूपी में, तो जातिवाद। डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलता है, लेकिन जाति देखने को बहुत मिलता है। टाइटल देखने को मिल जाएगा, फलना टाइटल का है, नजरिया बदल जाता है किसके साथ कैसे हमको बिहेव करना है जी। वो इंसान नहीं देख रहा, लेकिन अगर जल्दी से दिख जाए कि फलना कौन जाति के है, छोड़ो यार, लोग कहते ही इसी काम में रहता है, पूरा खानदान उखेड़ कर रख देगा कि ये फलना जाति का है। अरे यार इंसान देखो ना, तुम्हारे हड्डी भी 206 हड्डी है, मेरे में 206 हड्डी है, उसका भी ब्लड लाल है, उसका भी ब्लड, मेरा भी ब्लड लाल है, दोनों का, हम भी भारतीय आप भी भारतीय, तो फिर किस बात का भाई भेदभाव। ठीक है, एक हद तक मान सकते हैं कि शादी ब्याह चीजों को लेकर के जातिवाद ठीक लगता है, वहां तक ठीक लगता है, लेकिन और भी व्यवहारिकता में, हाँ देख लो हर जगह तो सिर्फ दिख ही रहा है। जब तक ये चीज नहीं खत्म होगा बिहार और यूपी जैसे राज्यों से, तो यकीन मानिए कि राज्य का विकास नहीं हो सकता है। महात्मा गांधी जी ने भले कहा है कि इंसान की आत्मा गांव में बसती है, लेकिन गांव में बसने के साथ साथ जब तक जातिवाद खत्म नहीं होगा, ना गांव का विकास होगा, ना शहर का विकास होगा, और ना किसी व्यक्ति का विकास भी हो सकता है। वैसे व्यक्ति का विकास हो सकता है जिनके पास इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अप है, लेकिन गरीब और कुचले वर्ग को लोगों को नहीं हो सकता है, उनको साथ शोषित किया जा सकता है, लेकिन विकास नहीं हो सकता है। ठीक है, फिलहाल हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसके तरफ डिटेल जब हम लोग जानेंगे तो और भी विस्तार से जानेंगे। फिलहाल इंट्रो देने के लिए इतना काफी था, क्योंकि अगर हम लोग चलेंगे लेकर के ऐसे डिटेल को तो बहुत सारा सेशन आगे जा सकता है, 3-3 4-4 घंटा का बढ़ सकता है सेशन। ठीक है, तो उसके लिए अलग से वीडियो हम लोग बनाए हैं, उसके अलग से चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आर्टिकल 16 में कहा गया लोक नियोजन यानी कि सरकारी नौकरी, उसके बारे में कहा गया है। 17 अनटचेबिलिटी छुआछूत, हम अभी बता रहे थे, चर्चा कर रहे थे कि अगर आप अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, अगला व्यक्ति कोई निम्न वर्ग का है, तो उसके साथ आज भी देखने को हमको भेदभाव मिल जाता है, जबकि ये चीज होना नहीं चाहिए। इंसान कपड़ों से जज किया जाता है क्या, कि उसके कर्म से जज कीजिएगा। आज हम गले में चेन पहन लेंगे सोना का सिकड़ी का ताप, और जो अगला इंसान भी पहन ले रहेगा उसी के साथ खाली बात कीजिएगा। और जो व्यक्ति शिक्षित है या अनपढ़ है, उसका व्यवहार अच्छा है या उसका व्यवहार ना भी अच्छा है, तो क्या उसको आप इग्नोर कीजिएगा? वो इस पृथ्वी पर है ये नहीं है। तो पृथ्वी की अनुमानित आयु भी 3.5 अरब वर्ष मानी गई है। वो भी इंसान इसी पृथ्वी का, धरती का है ना, भगवान ने उसको भी तो भेजा है। क्यों? क्योंकि इस जाति में पैदा गया, इसका ये गलती है। तो ऐसे गलतियों को अगर लेके चलिएगा तो कभी फिर देश और राज्य का विकास नहीं हो सकता है। आप अपना विकास कर सकते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति का विशेष आप नहीं कर सकते हैं। उस चीज का जब तक आप खात्मा नहीं कर सकते हैं, जब तक कोई उपाय नहीं है। एक बीजेपी का स्टेटमेंट आप जरूर देखे होंगे, आप माननीय उप मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट था कि आजकल सोशल मीडिया पर जो है गाली गलौज खूब चलता है। इन्होंने उसको क्या किया कि कोई किसी को गाली नहीं दे सकता है। हम उनकी कामों को सराहना करते हैं, बहुत अच्छा नेक काम किए हैं उन्होंने, और उनके लिए उनके दिल से सलाम है कि ऐसे कामों को बहुत जल्दी वो कर देना चाहिए था, 2-3 साल पहले ही कर देना चाहिए था, ताकि आज जो है सोशल मीडिया पर एक ही राज्य के लोग, एक ही देश के लोग एक दूसरे के माँ बहन की गालियां देते हैं। साले को शर्म भी नहीं, तो क्या हम बोले, मतलब मुंह से एक टीचर एज ए बोलना पड़ रहा है कि अपने ही लोगों को ऐसे से भद्दी भद्दी गालियां देखने को मिलता है। कमेंट सेक्शन कभी कभी पढ़ते हैं, किसी का दिमाग फट जाता है। भेदभाव नहीं होता है। ऐसे चीजें अगर आप लोग पढ़ रहे हैं, एक आप फोर्स का डिपार्टमेंट का हिस्सा बनिएगा, तो इन सब चीजों को इग्नोर, वहां मत देखिएगा कि भाई यूनिट में कौन क्या है, तो ऐसे नहीं। आप एक देश के हैं तो सबका नजरिया एक होना चाहिए, क्योंकि हर इंसान अपने देश अपने समाज के लिए काम कर रहा है। एक सैनिक भी है तो अपने क्या करते हैं, अपने बॉर्डर अपने देश की सुरक्षा कर रहे हैं। एक टीचर भी है तो उन बच्चों को पढ़ा रहा है ताकि वो शिक्षित होकर के आगे देश की सेवा करे, समाज की काम करे, तो वो भी देश का सेवा, टीचर भी एक समाज सेवा कर रहा है। किसान अनाज उपजा रहा है ताकि सारे लोग खाते हैं, उनका सैनिक भी खाते हैं, आम जनता भी खाती है, तो भी क्या देश सेवा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कोई समाज के हित में कोई काम कर रहा है तो भी देश के हित में भी काम आ रहा है। ऐसे चीजों को आपको समझना पड़ेगा। हर इंसान अगर सामाजिकता के ज्ञान से देखिएगा, तो जो इंसान समाज के साथ जुड़ा हुआ है और अच्छे कामों के कार्य कर रहा है, तो देश का काम कर रहा है, वो पुण्य कमा रहा है अपना। तो ऐसे चीजों को आप कीजिएगा ताकि आप भी आगे चल के
एक अच्छा इंसान बनिए। ठीक है, फिलहाल हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन यहां तक क्लियर हो गया दोस्तों, कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलिए। अगर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष और मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? सबसे बड़ी बात होता है यहां पर नंबर 1 क्वेश्चन लिखिएगा दोस्तों, संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली कहाँ का दिया हुआ है? तो ब्रिटेन का देन है। कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से इसको अडॉप्ट किया गया है। सेकंड क्या बोलेगा? संसद। संसद के कितने अंग? तो 3 अंग। कौन? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन पूछेगा आपसे, संसद किस अनुच्छेद में है? संसद अनुच्छेद में है 89। ठीक है। उसके बाद बोलेगा नंबर 4, राज्यसभा कितना में है? राज्यसभा, राज्यसभा 80 में है। कितना में? 80 में है। नंबर 5 क्वेश्चन पूछेगा, लोकसभा की चर्चा कितनी में है? लोकसभा के दोस्तों 81 में है। कितना में? 81 में है। ठीक है, कितना में है? 81 में चर्चा किया गया। ठीक है, इसको और थोड़ा सा पेन को हम लोग बोल्ड कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं, ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे। फिलहाल दिख भी रहा होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या करता है, उपराष्ट्रपति का जो है पद है दोस्तों, ये भी अमेरिका से अडॉप्ट किया गया। कहां से? अमेरिका से लिया गया है। ठीक है ना, हो गया। और ये आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद, अनुच्छेद कितना में चर्चा है? तो 63 में कहा गया। कितना में? 63 में। प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी। कितना में? तो ये 75 में चर्चा की गई। कितना में? 75 में। ठीक है। उसके बाद लोकसभा, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति कितना में? तो आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति की चर्चा की गई है। कितना में? राष्ट्रपति की। ठीक है, कोई दिक्कत? लोकसभा अध्यक्ष है ये दोस्तों, अगर दोनों पक्षों के द्वारा निर्णायक मत अगर इक्वल हो जाए यानी कि बराबर हो जाए, तो लोकसभा अध्यक्ष जो है वोट देने का कार्य करते हैं। किस आर्टिकल के तहत? तो आपको पता होना चाहिए, आर्टिकल 100 के 1। हो गया, कोई दिक्कत? तो देखिए कितने सारे फैक्ट बनता है। इतने से चीजों को आप रटिएगा, क्या फायदा है? इससे बढ़िया कि एक क्वेश्चन पढ़िए, उससे बहुत सारे फैक्ट जानने को मिल जाएंगे। कितना क्वेश्चन बन गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 क्वेश्चन आपको निर्माण हो गया। क्वेश्चन को आप पढ़िए, अच्छे से रिवीजन कीजिए। विशेष कुछ समझने की दिक्कत है नहीं, आपको इतने फैक्ट हम दे के जाएंगे ना कि किसी भी माइकल लाल का हिम्मत नहीं है कि आपको क्वेश्चन ऐसे जुड़ी में छूट जाए। ठीक है, हम लोग दौड़ चुके हैं, हम लोग क्वालिफाई कर चुके हैं, हमको पता है कि पेपर का कंडीशन क्या रहता है। जो हम बाकी टीचरों की तरह नहीं है, ओल झोल बोल बोल बना के जिनको पता भी नहीं आए भाई क्या होने वाला है, तो ऐसे हम नहीं पढ़ाने वाले चीज है। नहीं लड़ेगा क्वेश्चन, कमेंट में गाली लिख के जाइएगा। हम सच बोल रहे हैं, एक बड़ा भाई के तौर पर, एक टीचर के तौर पर गाली लिख के जाइएगा। ठीक है, लेकिन मेरी वजह से अगर आपका जिंदगी बनता है तो अपने भैया को जरूर एक प्यारा सा कमेंट दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए, किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति शासन को 3 वर्षों तक बढ़ाने की व्यवस्था की गई है? कह रहा है कि किस अमेंडमेंट के द्वारा राष्ट्रपति शासन को 3 वर्षों तक बढ़ाने की व्यवस्था की गई है? ठीक है, कितना में दोस्तों? 59 में। कितना में? 59 में इसकी चर्चा की गई है। 55 क्या कहता है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश जो राज्य है हमारा, तो राज्य का दर्जा अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, गोवा, इन सब को जो दोस्तों राज्य का दर्जा कब मिला? तो 1987 में। 1987 में 55th अमेंडमेंट के माध्यम से। ठीक है, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत? और संविधान संशोधन अगर पूछेगा ये कहां से अडॉप्ट किया गया है? तो साउथ अफ्रीका। कहां से? साउथ अफ्रीका से इसको अपनाया गया। ठीक है, साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका से एक चीज और अपनाया गया है, निर्वाचन की प्रक्रिया जो होता है ना,
वो कहाँ से लिया गया है? साउथ अफ्रीका से अडॉप्ट किया गया है। ठीक है, जैसे राज के नीति नहीं जैसे तक तो आयरलैंड से, लेकिन अगर बोलेगा निर्वाचन की पद्धति जो कहाँ से अडॉप्ट किया गया तो अफ्रीका से लिया गया। ठीक है, कोई दिक्कत? और पूछेगा समवर्ती सूची, समवर्ती सूची जो है ये कहाँ से लिया गया है? तो आपका सॉरी समवर्ती सूची नहीं दोस्तों, तो थोड़ा सा भूल रहे हैं, आगे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। आधारित बजट, आधारित बजट क्या है? शून्य आधारित बजट क्या है? गत वर्ष के कार्यक्रमों को जारी रखने पर, या गत वर्ष के कार्यक्रम को निष्पादन पर, या गत वर्ष के कार्यक्रम को बिना कोई संदर्भ ग्रहण किए गए कार्यक्रम को निर्माण पर। तो ऑप्शन क्या होगा? डी आपका राइट आंसर होगा। कितना? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गत वर्ष कार्यक्रम को बिना कोई संदर्भ ग्रहण किए कार्यक्रम को निर्माण करने में। ठीक है, सबसे पहली बात कि बजट की चर्चा कहीं संविधान में है नहीं, और बजट का शाब्दिक अर्थ होता है चमड़े की थैली, थैली है। दूसरी चीज, वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा की गई है। वार्षिक कितना में है? 112 में चर्चा किया गया है, 112 में। अगर बजट हमारा विगत वर्षों में पेश संविधान में संसद में पारित ना हो तो प्रधानमंत्री सहित पूरे मंत्रिमंडल को त्याग पत्र देना पड़ेगा। सबसे पहली बात कि इसका राइट आंसर तो डी होगा। बोलेगा बजट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो चमड़े की थैली होता है। वार्षिक वित्तीय विवरण जो किस आर्टिकल के तहत है? तो 112 के तहत है। ठीक है, धन विधेयक, धन विधेयक कितना में है? तो 10 में है बाबू। कितना में? 110 में धन विधेयक की चर्चा की गई है। ठीक है, और धन विधेयक है नहीं या नहीं इसका निर्णय कौन करते हैं? धन विधेयक हमारा पेश कहाँ किया जाता है? तो धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा, लोकसभा में पेश किया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। अब हम लोग शुरू से लेकर चलते हैं, पॉलिटी का क्वेश्चन यहाँ से समाप्त हो गया। अब हम लोग यहाँ से चलेंगे दोस्तों नंबर 1 पर। ठीक है, और यहाँ से हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, बढ़िया बढ़िया प्रश्न भी बनने की संभावना बहुत सारे हैं। ठीक है, सबसे पहली बात थोड़ा सा होल्ड कर लेते हैं हम लोग कलम का राइटिंग को। कला दार्शनिक विषयों के संबंधित ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? इससे प्रश्न बहुत सारे बनेंगे, फिलहाल आंसर तो हम बताएंगे ही, उससे पहले इनसे जुड़े फैक्ट को कुछ जान लीजिए। ठीक है, ये गौतम बुद्ध, तो हम लोग द लाइट ऑफ एशिया कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइट ऑफ एशिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, लाइट ऑफ एशिया के, इनका जन्म पूछेगा दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहे हैं। मृत्यु पूछ सकता है। ठीक है, आपका संगीति कहाँ हुई? ठीक है, तीसरी कहाँ हुई? चौथी, चौथी तो नीचे आ गया, थोड़ा सा देख लेते हैं। चौथी बोलेगा तो आइए देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, इनका जन्म जो हुआ था दोस्तों ये 563 बीसी में। कब हुआ था? 563 बीसी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और मृत्यु बोलेगा तो 483। कब? 483। ठीक है, पहली बौद्ध संगीति जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? राजगिर में हुआ था। कहाँ? राजगिरी में, राजगिर। ठीक है, दूसरी हुआ था दोस्तों वैशाली में। कहाँ? वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? आपका पाटलिपुत्रा, जिसको हम पटना के नाम से जानते हैं, पाटलिपुत्रा।
और फोर्थ कहाँ हुआ था? तो कश्मीर में। कहाँ? जम्मू एंड कश्मीर में हुआ था कनिष्क के शासन काल में। कौन थे? तो कनिष्क थे शासन। कनिष्क। गौतम बुद्ध को, जिनको हम लाइट ऑफ एशिया के नाम से जानते हैं, ठीक है, लाइट ऑफ एशिया किसने कहा था? तो सर एडविन ऑल्ट ने, सर एडविन ऑल्ट ने कहा था। ठीक है, जन्म हुआ था 563 ईस्वी में और मृत्यु हुआ 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, जन्म हुआ था दोस्तों इनको लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ? लुम्बिनी, जो कि नेपाल में पड़ता है। ठीक है, जो कि नेपाल में पड़ता है। मृत्यु कुशीनगर। कहाँ? कुशीनगर में। हो गया। पहली बहुसंगीति कहाँ हुई? राजगीर में हुई। सेकंड कहाँ हुई? वैशाली में। थर्ड कहाँ? पाटलिपुत्रा में। और फोर्थ कहाँ? तो जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, हुआ था 483 में पहली हुई बहुसंगीति। सेकंड कब हुआ? 383 ईस्वी में हुआ। थर्ड कब हुआ? 250 से 255 देता है। ठीक है, अशोक के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, फोर्थ कब हुआ? तो कनिष्क, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर में, प्रथम एडी में हुआ। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? फिलहाल इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? अभिधम पिटक। अभिधम पिटक बोलेगा विचारों का संग्रह। विचारों का संग्रह जो है दोस्तों, विचारों का संग्रह है तो विनय पिटक में चर्चा की गई है। ठीक है, किसमें? विनय पिटक में। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अरे कौन सा निम्नलिखित स्टेटमेंट पर विचार कीजिए। कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इन पर बोला हमें विचार करने के लिए कि क्या क्या इसमें फैक्ट सही हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अरे वेद त्रय में ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद शामिल किए गए हैं। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट आंसर है। ठीक है, छंदोपनिषद को सबसे प्राचीन उपनिषद माना गया है। एकदम सही है। अस्तो या सदम तमसो या ज्योतिमा अग्र में श्लोक बृहत उपनिषद माना गया। ये तीनों स्टेटमेंट हमारा क्या है? सही है। लेकिन कुछ और भी फैक्ट हैं जो कि थोड़ा सा एक मात्र माइनर है, 2-3 मिनट का, उसको देख लीजिएगा। सबसे पहली बात चर्चा करते हैं। बोलिएगा वेद कितने हैं? बोलिएगा आपसे वेदांग कितने हैं? वेदांग। फिर बोलेगा आपको उपनिषद कितने हैं? पुराणों की संख्या कितनी है? इन सब प्रश्न जो है आपको एक चुटकियों बजाते में सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहली बात, वेद कितने हैं? 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, वेदांग कितने हैं? 6 है। ठीक है, उपनिषद कितने हैं? तो 108 उपनिषद है और पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। कितना? 18 को पुराणों की संख्या है। ठीक है, दूसरी चीज पूछेगा, संगीति। संगीति जो है किस वेद में है? तो संगीति आपका सामवेद। किसमें? सामवेद में। किसमें? सामवेद में। ठीक है, जादू टोना, जादू टोना ये किसमें ऐड किया गया है, जोड़ा गया है? तो लास्ट कौन है आपका? अथर्ववेद। किसमें? अथर्ववेद में। ठीक है, वेद में क्या गया है? जादू टोने की चर्चा किसमें है? अथर्ववेद में। ठीक है, क्लियर हो गया? यहां से बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, ना भी बन सकते हैं, लेकिन आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। थोड़ा सा जानिएगा, लेकिन अच्छे तरीके से जानिएगा ताकि क्वेश्चन छूटे ना। ठीक है भाई, हम लोग खान सर तो है नहीं, कुछ भी पढ़ा के निकल जाएंगे, कुछ भी बोल के निकल जाएंगे। जिसको झेलना पड़ता है उसको पता चलता है कि क्या जिंदगी है। मजाक में जिंदगी बन के रह जाती है अगर जिंदगी में कुछ ना कीजिएगा तो। आइए, करा है कौन सा युग मानव सभ्यता से संबंधित है? ठीक है, तो होलोसीन। होलोसीन। लेकिन एक और भी प्रश्न बनता है, मानव का प्रथम साक्ष्य, मानव का प्रथम तो साक्ष्य है कहाँ देखने को मिलता है? तो कहाँ मिला है? नर्मदा घाटी से। कहाँ? नर्मदा घाटी से। कि कहाँ है? तो आपका एमपी में है। कहाँ? एमपी में है। ठीक है, मानव का प्रथम साक्ष्य में कहाँ मिला है?
तो नर्मदा घाटी से मिला है। और कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट पढ़े, चलिए इससे अब तेजी में। ये देखिए, दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज दोस्तों सैन्य विभाग से संबंधित है। ठीक है, इसको लाने का श्रेय किसको जाता है? तो बलबन। कौन? बलबन। ठीक है, जिसको हम लोग रक्त एवं लौह की नीति, रक्त एवं लौह की नीति है, तो बलबन ही। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, दीवाने रसालत विदेशी मामले और धार्मिक मामलों की विभाग था। दीवाने इंसा क्या था? तो ये संचार मंत्री था। ठीक है, और दीवाने बिजारत क्या था? तो वित्त विभाग था। क्या था? वित्त विभाग था दोस्तों। क्या था? तो वित्त विभाग था। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत? दीवाने को ही एक आता, पूछता कभी कोई, दीवाने को ही, दीवाने को ही कृषि से संबंधित था, कृषि विभाग से संबंधित था। और इसको लाया कौन? एम्बिल्टी, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग, और देखने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे प्रश्न है, तो करा देखिए, बहमनी शासकों में से किसने बीजापुर प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किया? सबसे पहले गोल गुंबज कहाँ है? तो आपका पहला प्रश्न बनता है, ये कर्नाटक में है दोस्तों। कहाँ है? तो कर्नाटक में है मेरे भाई, इसको याद रखिएगा। ठीक है, और इसको जो निर्माण किया था कौन? मोहम्मद आदिल शाह। मोहम्मद आदिल शाह। किसने? मोहम्मद आदिल शाह। कर्नाटक में मदरसा की स्थापना किसके किया? मदरसा गावा। ठीक है, महमूद गावा के द्वारा। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, गोल गुम्बज कहाँ? कर्नाटक में। और बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुम्बज का निर्माण किसने किया था? तो मोहम्मद आदिल शाह ने। और कर्नाटक में मदरसा की स्थापना कौन किया था? तो आपका महमूद गावा। क्लियर हो गया, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। सल्तनत काल में विश्वा का क्या अर्थ होता है? सल्तनत काल में विश्वा का अर्थ क्या होता है? तो विश्वा का अर्थ होता है दोस्तों, क्या होता है? तो चांदी का सिक्का। क्या होता है? चांदी का सिक्का होता है। ठीक है, और एक और प्रश्न पूछेगा, सल्तनत सल्तनत काल में सबसे लंबा शासन, सबसे लंबा शासन किसका था? तो क्या बताइएगा? तुगलक का। किसका? तुगलक का, तुगलक वंश का। ठीक है, सल्तनत काल में सबसे लंबा शासनकाल किसका था? तो तुगलक का था। ठीक है, कोई दिक्कत? और भूमि नापने की उसमें सबसे बड़ी इकाई थी महसत। हो गया यहाँ तक? दिक्कत? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगर शासक ने तुंगभद्रा नदी पर बांध का निर्माण करवाया था, किसने? तो देवराय प्रथम ने। किसने? देवराय प्रथम ने। सबसे पहली बात, इससे और भी जानिएगा, आंसर तो जान लिए, इससे और भी 5 से 6 प्रश्न और बनते हैं, उसको भी आप लोग देखने का प्रयास कीजिए। ठीक, विजयनगर की स्थापना, विजयनगर बसाया तो हरिहर एवं बुक्का, हरिहर और 2 भाई थे। ठीक है, कब किए थे? 1336 में। कब? 1336 में। ठीक है, सेकंड क्या प्रश्न उठता है, एक निकोलो कोटी, निकोलो कोटी जो कि इटली का यात्री था, इटली का, किसके शासनकाल में आया था? देवराय प्रथम के। और अब्दुल रज्जाक, अब्दुल अब्दुल रज्जाक, ये किस आया था? तो देवराय द्वितीय, देवराय सेकंड के समय। ठीक है, देवराय सेकंड के समय। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत? एक आता इनके समय भी आता, बारह मोस, बारह मोस किसके समय आए थे?
तो आपका कृष्णदेव राय के समय आए थे। ठीक है, कृष्णदेव राय के समय आए थे। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। बैटर ठीक है ना? चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। का पहला शासक जिसने सर्वप्रथम उर्दू को अपने राज्य की राजभाषा घोषित किया था, तो कौन किया था? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। ठीक है। इल्तुतमिश, देखिए दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली सल्तनत का एक्चुअल फाउंडर कौन था, यानी कि वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश था। कौन था? इल्तुतमिश। ठीक है, लेकिन दिल्ली सल्तनत का संस्थापक अगर पूछेगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन अगर वास्तविक पूछेगा तो इल्तुतमिश होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। कि कौन सा स्टेटमेंट सबसे पहले आएगा, यानी सबसे पहले क्या हुआ नहीं हुआ, इसको एक एक करके हम लोग देखने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए सबसे पहली बात हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ। फॉरवर्ड ब्लॉक, क्या है? फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे सुभाष चंद्र बोस जी ने। कब आया था? 1939 में। कब? 1939 में। ठीक है, उसके बाद में क्या है? अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव यह आया था 1940 में। ठीक है, किसके समय? लिन लिथगो के समय, लॉर्ड लिन लिथगो। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है? आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज तो मार्च 1940। आजाद हिंद फौज का गठन किसके कब हुआ था? तो मार्च 1940 में हुआ था। ठीक है, और मुस्लिम लीग के द्वारा कब हुआ था? तो 22 दिसंबर 1940 को हुआ था। ठीक है, और 1906 में दोस्तों लीग का गठन हुआ। कब हुआ था मुस्लिम लीग का गठन? तो 1906 में। कहाँ हुआ था? तो ढाका में हुआ था। कहाँ? ढाका में। ठीक है, डायरेक्ट एक्शन डे, डायरेक्ट एक्शन डे कब हुआ था? तो 16 अगस्त 1940। ठीक है, तो देखिए कितने सारे प्रश्न बन गए। इसका स्टेटमेंट क्या होगा? पहले तो फॉरवर्ड बनाया आएगा, फिर फिर उसके बाद आजाद मुस्लिम लीग का मुक्ति दिवस यानी कि 22 दिसंबर 1940 को। तो 1 4 2 3, इनकी ऑप्शन थर्ड क्या है? आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए एक्शन डे आपका बीपीएससी का आया हुआ क्वेश्चन है, यानी कि 16 अगस्त 1940 को। ठीक है, इसी बार आया था क्वेश्चन। 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ। कहाँ? ढाका में हुआ था। ठीक है, आजाद हिंद फौज मार्च 1940 में इसका गठन हुआ। क्लियर हो गया? अगस्त प्रस्ताव 1940 में लॉर्ड लिन लिथगो के द्वारा लाया गया था, और फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 15 अगस्त 1932 ईस्वी में मैकडोनाल्ड को सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक बनाया गया। किसके लिए? दलितों के लिए। दलितों के लिए। किसके लिए? दलितों के लिए। ठीक है, उसके बाद बोलेगा 1932 में एक पूना एक्ट हुआ था। किसके? पूना एक्ट, पूना समझौता के नाम से जानते हैं, पूना समझौता। ठीक है, किसके बाद? किसके किसके बीच? तो पहला गांधी जी और अम्बेडकर साहब थे। हो गया? कोई दिक्कत?
चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय में हुआ? ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम जो विस्तार हुआ वो किसके समय हुआ था? तो लॉर्ड डेलहौजी के समय। लॉर्ड डेलहौजी के समय। दोस्तों वर्नाकुलर वर्नाकुलर एक्ट है वो किसके समय आया? लॉर्ड लिटन के समय 1878 में। ठीक है, और लॉर्ड ने 82 में समाप्त किया। लॉर्ड कर्जन, इसका कार्यकाल 1899 से लेकर के 1905 तक था। कब था? 1905 के। और यही बंगाल विभाजन किसके समय? तो कर्जन के समय बंगाल विभाजन। और इन्हीं के समय हुआ था विश्वविद्यालय ने बीबी विश्वविद्यालय का अधिनियम जो पास हुआ था किसके समय? तो लॉर्ड कर्जन के समय। ठीक है, क्लियर हो गया। डलहौजी के समय 1853 में मुंबई से थाने के बीच रेलगाड़ी का शुभारंभ किसके समय? तो डलहौजी के समय। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अकाल को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब लाया था? 1883 में। कब? 1883 में। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए 1922 में साबरमती कोई कर नहीं आंदोलन देने का नेतृत्व किसने किया था? तो वल्लभ भाई पटेल जी ने। किसने? वल्लभ भाई पटेल। देखिए इससे भी बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, हम लोग एक एक करके देखेंगे। देखिए भगत सिंह के द्वारा नौजवान सभा नौजवान सभा द्वारा स्थापित हुआ। तो भगत सिंह के द्वारा। महात्मा गांधी तो आप जानबे करते हैं, बेहद प्रसिद्ध व्यक्ति। लेकिन एक और चित्तरंजन दास है, यानी सॉरी डायरेक्ट यहीं से लिख देते हैं, गया अधिवेशन। क्या? गया अधिवेशन हुआ था 1922 में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो चित्तरंजन दास। लेकिन सबसे पहला जो हुआ था वो पटना में हुआ था। कब हुआ था? 1912 में। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता आर मांडलोकर हो गया। और बारदोली सत्याग्रह किसके समय? 28 में। बारदोली हुआ था तो 1928 में। द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़े, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। कौन दादा भाई नौरोजी के धन के निशासन से विश्वास नहीं करता था? कौन सा ऐसा व्यक्ति थे जो दादा भाई नौरोजी के सिद्धांत में विश्वास बिलीव नहीं करते थे? बाल गंगाधर तिलक, आरसी दत्ता, एमजी रानाडे या सर सैयद अहमद? कौन थे? तो सर सैयद अहमद। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया? तो आपका जानबे करते हैं बी आर अम्बेडकर। इनके समय सर्वोदय योजना, सर्वोदय योजना, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, कोई दिक्कत? एक होता बी आर अम्बेडकर के द्वारा रिपब्लिकन रिपब्लिकन पार्टी। ठीक है, उनके थे बी आर अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा। यानी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किसने किया? तो बी आर अम्बेडकर यानी बाबा साहब अम्बेडकर ने। और रिपब्लिकन पार्टी का गठन भी किसके द्वारा? तो बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा। सर्वोदय योजना जो आया था किसके समय? जयप्रकाश नारायण जी के समय आया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। करवा दिए थे दोस्तों, इसलिए प्रश्न आ गया। चलिए
ये देखिए, मौलिक अधिकार किसकी रक्षा की गारंटी देता है? आप सब जानबे करते हैं कहाँ से? तो अमेरिका, अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। और करा किसकी गारंटी देता है? नागरिकों की व्यापारियों के शोषण से, नागरिकों के स्वच्छ शासन से, देश की सुरक्षा से, नागरिकों का सम्मान से। तो क्या होगा? नागरिकों के स्वच्छता शासन से, स्वच्छंद शासन से, ठीक है। नागरिकों के स्वच्छंद शासन से गारंटी देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे। करा कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो इसमें एक गलत है, सुमृत बना सही नहीं है, वो चुनने के लिए बोल रहा है, ठीक है। करा 124 में करा उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, ये 124 बोल रहा है। 132 का रहा है कि उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता। 143 बोल रहा है उच्चतम न्यायालय की परामर्श शक्ति, या 136 बोल रहा है उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपीलीय विशेष इजाजत। ऑप्शन ए क्या है हमारा? गलत हो गया। ऑप्शन ए क्या है हमारा? गलत है, ठीक है। नहीं, हमारा गलत है, जबकि 132 में क्या गया? उच्चतम न्यायालय अपीलीय अधिकारिता, ये सही है। अनुच्छेद 143 का उच्चतम न्यायालय की परामर्श शक्ति भी 143 में, ये भी हमारा सही है। 136 का था उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपीलीय के लिए विशेष इजाजत, यानी कि ऑप्शन डी भी हमारा सही है। लेकिन ऑप्शन ए हमारा ए गलत है, ठीक है। 129 में चर्चा है, ना कि 124 में है, ठीक है। चलिए 35 डिग्री उत्तर तथा दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पूरे वर्षा चलने वाली पवनें क्या कहलाती है? मानसूनी, व्यापारिक, पछुए या सागरीय, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम सभी भाइयों और बहनों को देके जा रहे हैं, देखते हैं कितने लोग जो है इसका राइट आंसर दे पाते हैं। एक आध दो प्रश्न तो आप सबके लिए भी बने हुए करता है ना जी। नहीं बताइएगा तो कैसे काम चलेगा? नहीं, आप सभी बताइएगा तब ना जाने कि हमारे भाई बहन जो है सब पढ़ने में एक्टिव है, तैयारी कर रहे हैं जुडी की, है कि ना। चलिए, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? हिमालय की सबसे ऊंची मतलब पूर्वी चोटी कौन सी है? नामचा बर्मा। क्या है? नामचा बर्मा, ठीक है। क्या है? नामचा बर्मा। क्लियर हो गया? हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी निम्नलिखित में कौन सी है? तो नामचा बर्मा। कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, जो कि 8848 मीटर है, ठीक है। अन्नपूर्णा, नेक्स्ट पढ़े। किसी नक्शे पर दाल को दिखाने के लिए खींची गई असंबद्ध रेखा क्या कहलाती है? तो क्या कहते हैं? आइसो हाइट। क्या कहते हैं? आइसो हाइट, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, किस महासागर का सर्वाधिक, किस महासागर का सबसे ज्यादा सर्वाधिक मतलब क्या लिखा है? विस्तृत महाद्वीपीय दाल क्षेत्र है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा है दोस्तों, थोड़ा सा मिसप्रिंट किया गया है, इसलिए हम बताना उचित नहीं समझेंगे। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, क्योंकि गलत चीज बताना अच्छा नहीं लगता, ठीक है। प्रवाह चालक का संबंध किससे होता है? धारा प्रवाह चालक का संबंध किससे? चुंबकीय क्षेत्र से, विद्युत क्षेत्र से, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से, या विद्युत स्थैतिक क्षेत्र से, ठीक है। तो क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र से। इसका ऐसा मात्रक दोस्तों टेस्ला होता है। क्या होता है? टेस्ला। जबकि सीजीएस प्रश्न पूछेगा सीजीएस में, तो क्या होगा? गॉस हो जाएगा। क्या होगा? गॉस, ठीक है। हो गया। धारा प्रवाह चालक का संबंध किससे होता है? तो आपका चुंबकीय क्षेत्र से है, और इसका ऐसा मात्रक टेस्ला होता है। और सीजीएस मास्टर में पूछेगा तो क्या होगा? गॉस होगा। क्या होगा? गॉस, ठीक है। चलिए, ट्रेन की उपस्थिति पुष्टि किसका सिद्ध करेगी? औचित्य। तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा अस्थायी रूप से गलत है, कुछ औचित्य नहीं है, कुछ और था यहाँ पे, तो इसको रहने देते हैं, इसको टिक मत मारिएगा। नेक्स्ट हम लोग पीडीएफ में सॉल्व करेंगे तो उसको हम लोग देख लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नम वायु में रखी गई लोहे की चादर पर जंग लग जाता है, जंग के संबंध में कौन सा सही है? एक मूल तत्व है, एक यौगिक है, या लौ एवं धूल का मिश्रण है, या जंग एक यौगिक है जिनका रासायनिक फेरस ऑक्साइड FeO है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हम सभी भाइयों और बहनों को छोड़ के जा रहे हैं। 2 क्वेश्चन आप सबको ये मिलाकर हम दिए हैं, उन सबको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। हम जानना चाहते हैं कि आप सब भी इसके लिए कितना प्रिपेयर है, तैयार है, ठीक है। नहीं बताइएगा तो ऑप्शन में इन सबका आपको राइट आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए
रबर प्रक्रिया के द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? निकेल, लोहा, प्लेटिनम या केवल थर्ड या केवल वन? तो क्या होगा? केवल वन यानी कि निकेल का। क्या होगा? निकेल का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नहीं आया? लीजिए, ठीक। जरा एम कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? एम कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? तो 18 गो। कितना? 18 गो। ठीक है, कितना? 18 गो। इसको निकालने का फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर के कर दीजिएगा, आपको सारा निकल जाएगा। ठीक है, चलिए। कौन सा रासायनिक तत्व क्षारीय मृदा धातुओं के समूह से संबंधित नहीं है? तो पोटेशियम। क्या होगा? पोटेशियम। क्या होगा? पोटेशियम। मैग्नीशियम है, रेडियम है, बेरियम है, लेकिन पोटेशियम नहीं है। ठीक है, हो गया, पोटेशियम नहीं है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे। कौन सा मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या है? तो एक प्रकार का ये मृदु क्षारक है। क्या है? मृदु क्षारक है। ठीक है, क्या है? मृदु क्षारक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या है? तो एक प्रकार का ये मृदु क्षारक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे। कौन लिंग निर्धारण के उत्तरदायी होते हैं? तो ऑटोसोम। ऑटोसोम जो कि 22 जोड़ी, कैमी 22 जोड़ी। मानव में कितने जोड़ी? 22 जोड़ी। ठीक है, 22 जोड़ी। कौन लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं? जर्म कोशिकाएं, एलोसोम्स, ऑटोसोम्स या पीलियोट्रॉपिक? तो क्या होगा? ऑटोसोम्स। ठीक है, चलिए। यदि किसी जीवाणु में केवल एक सिरे पर फैलेजा होता है तो इसे क्या कहा जाता है? यदि किसी एक सिरे पर केवल फ्लैजला होता है तो इसे क्या कहा जाता है? पर्टिकाइस, मोनोट्राइकस, बेसिट्राइकस या एम्फीट्राइकस? ठीक है, ये क्वेश्चन भी हम सभी आप सबके लिए लेके जा रहे हैं। ठीक है, और दोस्तों आज का सेशन हमको यहीं रोकना पड़ेगा क्योंकि इन्वर्टर जो है जवाब दे रहा है कभी भी डिजिटल बोर्ड आपका बंद हो सकता है। तो हम लोग जो है इसको पूरा और कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ताकि जो भी अगला सेशन जो आएगा उसमें बाकी सारे प्रश्नों को हम लोग एक साथ इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, तो आइए मिलते हैं हम लोग एक नए प्रश्न की ओर। ठीक है, और हम लोग कल के वीडियो में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। राइट नहीं आया? ठीक है।